गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कल की लास्ट क्लास तक हम पढ़ रहे थे कि आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो हमने पढ़ा था कि इस समीकरण के अनुसार जो गतिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा और जो वस्तु या धातु का जो कार्यफलन होता है वो कार्यफलन दोनों कुल ऊर्जा के योग के बराबर होता है। अर्थात हमने ये पढ़ा था कि E बराबर 1/2m v मैक्सिमम स्क्वायर प्लस 5। फिर हमने इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान निकाला था, वो आया था 1/2m v मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल्स टू h न्यू माइनस 5। अब हम पढ़ेंगे कि आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। आगे पढ़ेंगे आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण से प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्या करेंगे अपन? व्याख्या करेंगे। हमने पढ़ा प्रकाश विद्युत प्रभाव में हमने ये पढ़ा कि जब किसी धातु पृष्ठ पर दहली आवर्ती या उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश हम आपतित करवाते हैं तो धातु पृष्ठ या सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उस धातु पृष्ठ से बाहर की ओर क्या हो जाते हैं? उत्सर्जित हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर के उत्सर्जित होते हैं और आपतित प्रकाश की आवर्ती को कांस्टेंट रखें, तीव्रता को बढ़ाया जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है, जिसके कारण जो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह विद्युत धारा किसके समानुपाती पढ़ा था हमने? आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती पढ़ा था। जबकि हमने ये कहा था कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है या उनकी जो ऊर्जा होती है, या ऐसे कहें कि जो निरोधी विभव होता है वो निरोधी विभव कभी भी आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, केवल और केवल आवर्ती पर निर्भर करता है। हमने पढ़ा था। फिर हमने आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ा। इसमें मैंने क्या ले लिया? 1/2m v मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस 5। ये मैंने क्या लिया? समीकरण लिया। कौन सा समीकरण लिया? प्रकाश विद्युत समीकरण लिया। इससे प्रकाश विद्युत समीकरण से हम ये देखते हैं कि यदि हम पहला पॉइंट में व्याख्या में पहला पॉइंट लेके चल रहा हूं कि यदि दहली आवर्ती से कम आवर्ती का प्रकाश सतह पर आपतित करवाया जाता है, दहली आवर्ती से कम आवर्ती का प्रकाश आपतित करवाया जाता है या शून्य आवर्ती का प्रकाश हम आपतित करवाते हैं, तो उस सतह पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? शून्य होती है। शून्य नहीं होती, ऋणात्मक रूप में होती है। कैसे होती है? देखो कि इस म्यू का मान मैंने 0 पुट कर दिया। जब इसको मैं 0 पुट करूंगा तो 1/2m v मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? माइनस का 5 होगा। तो ये कहें कि उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ऋणात्मक रूप में होगी। जब इसके अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा कि उसकी गतिज ऊर्जा ऋणात्मक रूप में होगी, तो ये गतिज ऊर्जा ऋणात्मक रूप में होना संभव है क्या? ये संभव नहीं है, ये असंभव है। अर्थात हम ये कह सकते हैं
कि जब किसी धातु पृष्ठ पर दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाते हैं तो उस धातु पृष्ठ से भाई गतिज ऊर्जा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। जब गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी तो उस धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे क्या, नहीं होंगे। तो हमने ये कहा कि जब किसी धातु पृष्ठ पर दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि जब इसमें हम पहले पॉइंट में हम ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करती है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। दूसरा पॉइंट हम ये पढ़ेंगे कि जब आपतित प्रकाश की तीव्रता को आवर्ती को बढ़ाया जाता है तो प्रकाश विद्युत समीकरण से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। अब दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि यदि आपतित प्रकाश की आवर्ती को बढ़ाया जाता है तो जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव के मान में वृद्धि होती है, यानी कि उनके मान भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अर्थात इस पॉइंट से हम ये कह सकते हैं कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है और निरोधी विभव होता है उसका मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, आवर्ती पर निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। तीसरा पॉइंट, यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है, यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है तो क्या होता है कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे जो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उस विद्युत धारा का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होती है परिपथ में, उस प्रवाहित धारा का जो मान है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर नहीं करता। अतः इससे ये स्पष्ट हुआ कि जैसे जैसे जितनी आप प्रकाश की तीव्रता को हम बढ़ाते चलेंगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, और जब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात ये कहें कि परिपथ में बहने वाली जो प्रकाश धारा होती है, विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा होती है, वो आपतित प्रकाश की तीव्रता की क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हम ये पढ़ेंगे चौथा पॉइंट क्या है कि जब किसी धातु पृष्ठ सतह पर फोटॉन आपतित होते हैं तो उस धातु सतह में
जब किसी धातु सतह पृष्ठ सतह पर फोटोन आपतित होता है तो उससे पृष्ठ सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर बिना समय पश्यता के सतह से उत्सर्जित हो जाते हैं। अर्थात यह हुआ कि जब किसी धातु सतह पर हम फोटोन के रूप में, क्वांटा के रूप में, छोटे बंडल्स या पैकेट्स के रूप में प्रकाश आपतित करवाएंगे तो प्रकाश आपतित करवाने के तुरंत पश्चात उस धातु सतह पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा ग्रहण कर बाहर की ओर उत्सर्जित होते हैं। यानी कि जैसे ही हमने फोटोन आपतित करवाया, फोटोन आपतित करवाने के तुरंत पश्चात ही उस धातु सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर की ओर निकलने लगते हैं। इससे क्या हुआ कि जो धातु सतह पर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु सतह पर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उस धातु सतह को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, अथवा उससे उत्सर्जित हो जाते हैं। जब उससे उत्सर्जित होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई समय पश्यता नहीं होती। और हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव में भी यही पढ़ा था कि जब कैथोड प्लेट पर दहली आवर्ती या उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित करवाते हैं तो प्रकाश आपतित करवाने के तुरंत पश्चात बिना समय पश्यता, यानी कि 10⁻⁹ सेकंड, इतना समय भी नहीं लगता, इतने समय से कम समय में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। बिना समय पश्यता इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। तो इन मुख्य 4 पॉइंटों के आधार पर आइंस्टीन का प्रकाश जो समीकरण है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्या करता है, व्याख्या करता है। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। वो क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव के किसी प्रयोग में, क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव के किसी प्रयोग में दो सौ नैनोमीटर का प्रकाश, 200 नैनोमीटर का प्रकाश लिथियम धातु phi naught equals to 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आपतित है तो ज्ञात कीजिए पहला पॉइंट, प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। दूसरा निरोधी विभव, निरोधी विभव, इसकी अधिकतम गतिरोध हम कैसे हम ज्ञात करेंगे। यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, हमने पढ़ रखा है के मैक्सिमम इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाइ नॉट। ठीक है, देखो हमने पढ़ा है न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, वैल्यू पुट कर दो तो के मैक्सिमम इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाइ नॉट। हमें H और C इसका वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, लेकिन हम इसमें पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, के मैक्सिमम बराबर 6.63 10 टू पावर माइनस की 34 मल्टीप्लाई 3 10 टू पावर 8 डिवाइड बाई 200 नैनोमीटर माइनस 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब अगर किसी क्वेश्चन में हमें H और C का वैल्यू नहीं दिया हुआ हो और हमें पता हो तो उसका डायरेक्ट वैल्यू हम रखेंगे के मैक्सिमम इक्वल्स टू 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बटे 200 नैनोमीटर माइनस 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गया। अब हम 1242 में 200 का डिवाइड करेंगे तो के मैक्सिमम इक्वल्स टू कितना आ गया 1 2 या ऐसे करें 621 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या सॉरी 6.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 6.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2.5 जाएगा तो कितना बचेगा के मैक्सिमम 3.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि उस अधिकतम ऊर्जा का जो प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन थे उनकी जो अधिकतम ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी कितनी आएगी 3.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि निरोधी विभव का मान हमें ज्ञात करना है। जब हम निरोधी विभव का मान ज्ञात करेंगे दूसरा पॉइंट हमें ज्ञात करेंगे निरोधी विभव तो निरोधी विभव का मान कितना होगा V नॉट इक्वल्स टू के मैक्सिमम अपॉन E। तो V नॉट इक्वल्स टू इसका मान आया 3.71 E इंटू वी बटे ई से ही कैंसिल तो V नॉट बराबर 3.71 वोल्ट, यानी कि जो निरोधी विभव का मान होगा वो कितना होगा 3.71 वोल्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किसी धात्विक सतह को पहले किसी धात्विक सतह को पहले 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का
3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश तथा फिर 6000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश से प्रदीप्त किया जाता है, से प्रदीप्त किया जाता है। यह प्रेक्षित किया जाता है कि इन यह प्रेक्षित या प्रेक्षित किया जाता है कि इन प्रदीपनों के अंतर्गत उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम चाल का अनुपात 3:1 है। धातु का कार्यफल ज्ञात करो। यह हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कि किसी धातु सतह से पहले इलेक्ट्रॉन पर जो प्रकाश आपतित होता है वो 3000 एंगस्ट्रॉम का होता है, तथा उसके पश्चात जो प्राप्त होता है वो कितना होता है, 6000 एंगस्ट्रॉम का प्राप्त होता है। इन दोनों में जो इन प्रकाश की चालें हैं, इन चालों का अनुपात दे रखा है 3:1 हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमें इसका जो मान निकालना है, और मान ज्ञात करके हमें क्या निकालना है, फाई नॉट कार्यफलन का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें दिया हुआ लिखेंगे पहले इसमें हम दिया है λ1 बराबर 3000 एंगस्ट्रॉम। तो λ1 का मान मैंने कर दिया 300 नैनोमीटर। ठीक है, λ2 बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम, तो λ2 बराबर 600 नैनोमीटर कर दिया। ठीक है, V1 बराबर 3 और V2 बराबर कितना है 1। दोनों चालों का अनुपात 3:1 दे रखा है हमें। हम इसमें लगाएंगे प्रकाश का आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो लगाएंगे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण से क्या हो जाएगा। देखो भाई, हमने पढ़ा था h बराबर k मैक्सिमम प्लस फाई नॉट, यही पढ़ा था हमने। k मैक्सिमम का वैल्यू रख दो और न्यू का वैल्यू रख दो c/λ1। तो पहले लिखा जाएगा h c/λ1 बराबर फाई नॉट प्लस 1/2m V1, और V1 का मान 3v²। किन गुना है, λ1 का मान रख दिया hc/300 नैनोमीटर, फाई नॉट प्लस 1/2m × 3v²।
इंटू 3v का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 3v का होल स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 9v, ठीक है, 9v स्क्वायर हो गया। इसको मैंने समीकरण नंबर क्या दे दिया, 1 दे दिया। हम इसी प्रकार जो दूसरी तरंग है उस दूसरी तरंग के लिए भी क्या निकाल लेंगे, इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे। इसको समीकरण दे दिया तो क्या हो गया, HC अपॉन लैम्डा 2 इक्वल टू फाई नॉट प्लस 1/2, फाई नॉट प्लस 1/2 v स्क्वायर। तो HC अपॉन 6000 नैनोमीटर प्लस फाई नॉट प्लस सॉरी बराबर फाई नॉट 1/2 v स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 को देखो, समीकरण नंबर 2 को देखो। समीकरण नंबर 1 से हम ये कर सकते हैं क्या कि समीकरण नंबर 2 को 9 से गुणा कर दें और समीकरण नंबर 1 में घटा दें, तो ये पद कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 को 9 से गुणा कर समीकरण 1 में घटाने पर क्या बन जाएगा, HC अपॉन 300 नैनोमीटर माइनस HC अपॉन 600 नैनोमीटर बराबर फाई नॉट प्लस 1/9/2, इसको 9 से गुणा करना पड़ेगा मैं, कितना हो गया, mv स्क्वायर माइनस 9 फाई नॉट माइनस 9/2 mv स्क्वायर। देखो 9/2 mv स्क्वायर से 9/2 mv स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बच गया हमारे पास में, समीकरण 1 को उठाने पर आएगा भाई। समीकरण 1 को उठाएंगे तो ये 600 हो जाएगा, ये 9 से गुणा हो जाएगा, ये 300 हो गया और ये 9 से गुणा हो गया और ये क्या हो गया, फाई नॉट हो गया, ठीक है। क्या बच गया हमारे पास में, HC कॉमन आ गया, 9/600 माइनस 1/300 बराबर 8 इंटू फाई नॉट। इसको मैंने हल कर लिया, एलसीएम आ गया, कितना आया, 600 आ गया, तो यह हो गया 9 माइनस 2, तो HC गुणा 7/600 बराबर 8 फाई नॉट, ठीक है। अब इसको HC का मैंने वैल्यू रख दिया, नैनोमीटर में रख दिया, तो कितना आएगा, H गुणा C बराबर हो गया 42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर। तो मान बन गया फाई नॉट इक्वल टू 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर इंटू 7/600 नैनोमीटर इंटू 8। देखो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो गया और जब मैंने इसको डिवाइड किया तो इसका मान आ गया हमारे पास में फाई नॉट इक्वल टू 1
या ऐसे कर ले कि इन दोनों को पहले हम क्या कर लें, गुणा कर लें। 1242 गुणा 7 डिवाइड बाई 600 गुणा 8। 1242 गुणा 7 इसका जो गुणनफल आया 5 नॉट, यह हो गया 8694 बटे 4800। अब इसमें 48 का डिवाइड कर देंगे तो इसका मान हो गया 5 नॉट बराबर 1.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि उसकी जो कार्यफलन का मान आएगा वो कितना आएगा, 1.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। जूल में हम निकालेंगे तो 1.6 × 10⁻⁹ का क्या कर देंगे, डिवाइडेशन कर देंगे, तब किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। बाकी आगे हम इसमें पढ़ेंगे प्रकाश की द्वैत प्रकृति पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।